अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम हार्ड एरिया का जो फर्स्ट एनुअल का पेपर है उसका सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन बी सॉल्व किया था, उससे प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए सॉल्व किया था। अगर आप डायरेक्ट ही इस वीडियो पे आए हैं और आपको बाकी दोनों वीडियोज़ का नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम कोड भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 5 देखना है तो आप उस क्वेश्चन के टाइम कोड पे जाके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसका मेथड देख सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करना था और आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो आज ये पेपर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं लोकल एरिया का भी पूरा पेपर उसका जो सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना है एंड एलसीएम फाइंड करना है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते होंगे आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ये दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये दोनों मैंने इधर लिख लिए हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको लेके बहुत सारे टीचर्स भी कंफ्यूज थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज थे कि ये क्वेश्चन शायद गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, इसमें एक तो ट्रिक्स यूज़ होनी थी, स्पेशली इस सेकंड पॉलिनोमियल में। तो आपको पूरे पेपर के अंदर कोई ना कोई एक या आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। आपको चेक किया जाएगा आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। मतलब ये देखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो केपेबल हैं पूरे मार्क्स लेने के, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं था, खैर मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। तो वो दो मेथड से ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होना था, वो दोनों मेथड आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इनका। सबसे पहले उसने ये कहा है कि इसको आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, हमने एक्सरसाइज चैप्टर, अगर हम एनबीएफ की बात करें तो वहाँ पे आपने पूरा चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। उन टाइप्स को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। कुछ टाइप तो बिल्कुल ही अलजबरा से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज टाइप थी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास 4, तो जब भी आपके पास 4 टर्म्स आएंगी तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक सबसे पहले मेथड ये है कि आप इन दो को इकट्ठा सॉल्व करें और इन दो को इकट्ठा सॉल्व करें, ये एक मेथड है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पे ये है कि आपने ये वाली टाइप पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी इसकी वजह से एक दो और भी फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं एक ही लिखूंगा बस आपको समझाने के लिए। इसमें स्टूडेंट आपने ये सीखा था कि 4 टर्म आए तो 4 में से 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और ये दो परफेक्ट स्क्वायर है बस, ठीक है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर हों, इसका मतलब है कि आप इस टाइप के मेथड से इसको नहीं कर सकते। फिर आपने एक और भी तरीका पढ़ा था, ये वाला a3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b3, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस भी आता था। अब इसके लिए क्या होता था, 2 परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ग्रुपिंग वाला मेथड सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं, उम्मीद है कि उससे ये हो जाएगा। तो ग्रुपिंग वाले मेथड में स्टूडेंट हमने पहले वाली दोनों टर्म में से कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर, ये एरो जो है ये रिमूव करते हैं जी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी रिमेनिंग रह गया 2x माइनस एक्स, यानी यहाँ पे x की पावर 3 थी तो 2 पावर कॉमन ली तो बाकी 1 पावर आ गई और साथ में 2 भी आ गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर है, ये पूरा ही एक्सप्रेशन कॉमन लिया हुआ है, तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने गलती से क्या लिखा हुआ है जी, x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब इन दोनों में देखें, यहाँ पे आप हमेशा थर्ड टर्म का जो साइन है वो लिखेंगे, अगर वो माइनस है तो माइनस लिखें, प्लस है तो प्लस लिखें। 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 4, तो ये बाकी रिमेनिंग आ जाएगा 2x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वो ग्रुपिंग वाले मेथड से हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट कॉमन आ गई है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा माइनस 4। अगर आप देखें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब आप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे लिख रहा हूँ 2x माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इस पर फॉर्मूला यूज़ होगा, वो आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे है x और b यहाँ पे 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन है वो कर ली। अब दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ये लग रहा था कि क्वेश्चन गलत है। तो 2x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब देखें जब इसको भी हम इस तरह ग्रुपिंग वाले मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 2x प्लस 3, और इन दोनों में से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं जिस तरह इसमें हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसमें सेम नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। फिर इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ना आपको टर्म्स को ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा, मैं मार्क कर देता हूँ किस किस टर्म को हम ब्रेक करेंगे। इन दोनों टर्म्स को पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो वो देखिएगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। 2x3 इसी तरह ही रहेगा। इस 3x² की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का x² प्लस 4x², बल्कि ऐसा करते हैं इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। ये लेकिन इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 4x²। तो आप देखिए 4x² में से x² को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x² ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा इस टर्म को कैसे ब्रेक करना था, -2x माइनस 6x, इस तरह इन दोनों टर्म्स को ब्रेक करना था। तो ये पहले आपके पास थी नंबर ऑफ टर्म्स 4, अब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 6। तो अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। तो पहले वाले दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x पावर 2, यानी इस टर्म में और इस टर्म में आपके पास कॉमन आएगा x पावर 2, तो रिमेनिंग बचेगा 2x माइनस 1। अब इन दोनों की जब बात करें तो यहाँ पे कॉमन आएगा आपके पास, एक तो प्लस का आप साइन लिखें, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, x और x पावर 2 में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी रह गया 2x माइनस 1। कैसे 2x माइनस 1 के, ये देखें 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 4 है तो वो आ जाएगा 2, x की पावर 1 बाहर लिखी हुई है, यहाँ पे 2 है तो एक रिमेनिंग यहाँ पे आ गई। इसी तरह ये 2x है, ये भी 2x है, तो 2x को 2x पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 1। तो इस तरह से ये सारा कॉमन लेके हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं अगली दो टर्म्स पे कि उनको किस तरह से सॉल्व करना था। अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर आप देखें तो एक तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा वैसे का वैसे माइनस, और 6 और 3 में से कॉमन आएगा 3, तो बाकी रह जाएगा 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आए, तो 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2x, और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या आ जाएगा माइनस, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 3 आए तो वो आएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 टर्म से अब बन चुकी हैं 3 टर्म्स, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इनमें ये कॉमन आ रहा है 1 2 3, तो ये कॉमन आ गया। बाकी स्टूडेंट देखें आपके पास क्या रह जाएगा, x² प्लस 2x और माइनस का 3। अब ये जो टर्म है ना ये फर्दर सिंप्लीफाई होती है। अब देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई होती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट पे टर्म है -3, तो आंसर आएगा -3। अब आपको -3 के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, उन्हीं फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 2 आए, तो वो फैक्टर स्टूडेंट होंगे 3 एंड 1, लेकिन हमें 2 कौन सा चाहिए, प्लस का, तो प्लस का 3 एंड माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं इनको जब मैं सोल्व करूंगा +2 भी आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -3 भी आएगा। तो इसके फैक्टर बन गए x² प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग वाले मेथड से कि इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे और इन दोनों को। तो पहले वाले दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, x कॉमन आएगा तो रह जाएगा x प्लस 3, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 1, और यहाँ पे आप देखें कि x प्लस 3 और इधर भी x प्लस 3, तो ये आ जाएगा कॉमन x प्लस 3, तो रिमेनिंग रह गया यहाँ पे x और यहाँ रह गया -1। ये स्टूडेंट हमने दूसरे की भी फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। सही है, इन फैक्टराइजेशन को ज़रा मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। ये पहले वाले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है और ये दूसरे वाले की। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं का एचसीएफ भी फाइंड करना है जैसे कि बोला गया था, और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो पहले फाइंड करते हैं जी एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं फॉर एचसीएफ, कि अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते होते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या लेते होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर्स की, तो एक ये वाली टर्म, इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं डिफरेंट तरीके से। ये देखें, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, बस ये ही फैक्टर है जो कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर फिर एक ही आएगा 2x माइनस 1, और कॉमन फैक्टर जितने भी आते हैं उन सब का प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ होता है। अगर वो एक सिंगल है तो वही एचसीएफ होगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो एचसीएफ होंगे। तो एचसीएफ आ गया आपके पास 2x माइनस 1। अब बाकी का इधर मैं इस पेज पे, पेपर वाले पेज पे लिख के आपको बताता हूँ, बजाय इसके कि हम अगले पेज पे चलें। तो हम यहाँ पे इस तरह पहले हेडिंग देंगे फॉर एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, all the factors with highest powers are, ये तमाम फैक्टर लिखें लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम 2x माइनस 1, ये एक फैक्टर हो गया, और जो जो लिखते जाएंगे ना वो मैं टिक भी करता जाऊँगा। ये हमने लिख लिया, यहाँ से ये भी लिख लिया, मतलब 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं जी x प्लस 2। अब x प्लस 2 यहाँ पे नहीं है तो इसलिए एक ही दफ़ा आएगा, और यहाँ आएगा x माइनस 2, कॉमा लगा के आपने लिखने, ये भी दोनों हो गए। फिर उसके बाद आते हैं जी x प्लस 3 पे,
और फिर उसके बाद आते हैं x माइनस 1 पे। अब एलसीएम क्या होगा, बेसिकली ये जो मैंने सारे के सारे फैक्टर लिखे हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो कॉमन है इन दोनों की फैक्टराइजेशन में, और वो भी फैक्टर्स हैं जो कि नॉन कॉमन है, यानी ये हमने कॉमन एंड नॉन कॉमन सबको मिला के लिखा है। तो अब एलसीएम के लिए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब जहाँ पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन होती है, जैसे देखें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, आप इनको सिंप्लीफाई कर दें, अगर कर देंगे तो बेहतर है। 2x माइनस 1 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू, इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, 3 को एक्स से करेंगे तो 3x, और 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि जी हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर लें, फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है आपको इसको मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने कर लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है जो कि चैप्टर 8 से पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका और वाला पार्ट। लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गया। मैंने आपको कहा था कि मैं इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक मेथड मैंने नहीं बताया। वो दूसरा मेथड है स्टूडेंट जो पुरानी 9th की बुक थी वहाँ पे जो एक्सरसाइज है 5.4, उसमें जैसे क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि फैक्टराइज दी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो वहाँ पे जो 5.4 में जो मेथड दिया गया है उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने उस मेथड से इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि आपके लिए वो बिल्कुल एक नई चीज़ होगी, उसको समझने पर कम से कम कोई 5-6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे फिर जाके आपको उन चीज़ों की समझ आएगी। इसलिए जो मेथड बताया कि आप इसी को फॉलो करें। अगर आपको अगेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, उम्मीद तो है कि नहीं आएगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर फर्स्ट टाइम आया था पेपर, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो अगेन इंशाल्लाह आपको इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी जिससे आप परेशान हो। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एनबीएफ की बुक की, तो एनबीएफ में एक्सरसाइज है 8.3, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर हम बात करें कैंटार पब्लिशर की बुक की तो वहाँ पे एक्सरसाइज 7.8, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, उन्हीं से रेलिवेंट ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ। P एक पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एक R आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये तीनों के तीनों एक तीनों के तीनों वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल के। फाइंड क्या करना है, स्लोप्स ऑफ द साइड P Q Q R एंड P R, यानी ट्रायंगल है ना, सपोज करें ये P Q R ट्रायंगल है तो इसकी 3 साइड है, सपोज करें ये P Q एंड R, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप तीनों साइड की स्लोप फाइंड करनी है। उसके बाद क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं P Q एंड R। इंटीरियर एंगल का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे, यानी ये वाला एंगल एंड R। अब ये अगर आप मेरे 9th क्लास के जो लेक्चर है वहाँ पे आप चैप्टर 8 की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो वहाँ पे इन डिटेल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक डिटेल मेथड से किया हुआ है, डायग्राम बना के, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूँगा आपको उससे भी ज़्यादा एक आसान तरीके से क्वेश्चन समझाऊँ ताकि आपको ये मेथड कभी भी भूले नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको आपके जो नेक्स्ट जो भी पेपर होंगे, सेकंड एनुअल का हो या मेन या फर्स्ट एनुअल हो आपका, उसमें ये क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट था कि स्लोप्स फाइंड करनी थी, तो मैंने स्लोप से रिलेटिव लिख लिया, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ क्यू आर और स्लोप ऑफ पी आर। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्लोप फाइंड करनी है पी क्यू की, तो यहाँ पे ये होगा, हम इसके लिए यूज़ करेंगे पी एंड क्यू पॉइंट, x1 इसको बोलेंगे y1 और ये x2 एंड y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, आप M1 M2 करके भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैंने M1 M2 करके क्यों नाम नहीं दिए। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, y2 की वैल्यू कितनी है 0, फिर ये माइनस लिखेंगे, y1 की कितनी वैल्यू है 0 डिवाइड बाय x2 की कितनी वैल्यू है 4, फिर ये माइनस का साइन लिखेंगे माइनस, और x1 की कितनी है 0। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया 0 माइनस 0 0 और 4 माइनस 0 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 0। तो आपके पास जो पी क्यू स्लोप है उसका आंसर आ गया 0। ये एक स्लोप हमने फाइंड कर ली, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा आंसर भी था, रिक्वायरमेंट भी थी कि फाइंड करना। उसके बाद आप चलें अगर स्लोप ऑफ क्यू आर पे, अब ये कैसे फाइंड करनी थी, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के लिए पहले इधर लिखेंगे x1 ये y1
इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप ऑफ लाइन QR इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर ये माइनस का साइन लिखेंगे और x1 की वैल्यू कितनी है 4। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 डिवाइड बाय -2, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो स्लोप ऑफ QR भी आपके पास आ गई -2। तो ये दो स्लोप्स हमने फाइंड कर ली। अब तीसरी साइड की स्लोप भी फाइंड करते हैं, इसके आगे भी आंसर लिखते हैं, ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब थर्ड आपने क्या करना है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो इसमें पहले लिखें, इसके लिए पॉइंट्स यूज़ करेंगे P एंड R। वो दोनों मैंने लिख लिए, बजाय इसके वो दूर से देखेंगे क्वेश्चन में से तो मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसके पास लिख लिए x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y2 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 0 डिवाइड बाय x2 की जगह 2, फिर ये माइनस और x1 की जगह 0। तो ये स्टूडेंट्स हो गया 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ये मैंने एक ही लाइन में सारा सोल्व कर दिया, या इसको आप नीचे लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ये डिपेंड करता है पेज पे कितनी जगह। तो PR की जो स्लोप है, इधर 0 भी मैंने कट कर दिया, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2। तो स्लोप ऑफ PR, तीनों की हमने स्लोप फाइंड कर ली। तो इतना क्वेश्चन करने के जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस आपके हाफ नंबर है, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर है, और ये एक आसान सा काम था। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो पहले मैंने आपको तरीका सिखाया था उसमें ना हम एक ट्राइंगल बनाते थे, फिर उसके बाद किस तरह से एरो लगाना है, ऐसे एरो लगाना है, ऐसे एरो लगाना है, ऐसे एरो लगाना है, या फिर क्लॉकवाइज लगाना है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। तो वो एक क्रिटिकल और मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती थी। अब मैं कोशिश करूंगा आपको एक आसान तरीका बताऊं जिसमें आपको ट्राइंगल नहीं बनानी पड़ेगी, बिना ट्राइंगल बनाए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड स्टूडेंट्स क्या है, आपने तीनों की जो स्लोप्स है ना वो यहाँ पे लिख लेनी है, तीनों की स्लोप्स यहाँ पे लिख लेनी है। अब एंगल फाइंड करने का आपको फॉर्मूला तो ये पता है ना, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m1। और कुछ लोग इस फॉर्मूले को ना ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू में भी लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 प्लस m2 m1, ये ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू में। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है वो एंगल आता है क्यूट, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सारी जो ट्राइंगल है वो क्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज भी तो हो सकती है ना। तो इस वजह से तो हमारे पास एक ऐसा मेथड हो जिससे हमेशा हमारा आंसर सही है, तो किस तरह से फॉर्मूला को लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख लेनी है अपनी स्लोप्स। पहली स्लोप, अच्छा एक स्लोप थी आपके पास PQ जिसका आंसर था 0, फिर उसके बाद आपके पास QR है जिसका आंसर है -2, और फिर है जी स्लोप PR जिसका आंसर है 2। ये इतने का आप स्क्रीनशॉट लें और इधर आपको मैं समझाता हूँ, और फिर इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ देखें, इन आंसर को आपने लिख लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिख लेना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे बड़ा आंसर है, जैसे PR, इसको आप पहले लिखें, फिर आप लिखें फिर आप लिखें जी किसकी स्लोप आएगी PQ की, और फिर एंड पे कौन सी स्लोप आएगी QR की। इस तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये बड़ी स्लोप है सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद ये इससे बड़ी है और वो सबसे छोटी है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब ये देखें, अब आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पहले इन दोनों पे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, इन दोनों पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले जी इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं, इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा इन दोनों पे। तो आप देखें इन दोनों में आपको एक लेटर कॉमन नज़र आ रहा है और वो P है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है, जो ग्रेटर है आप उसको पहले लिखें, PR स्लोप ऑफ PR माइनस स्लोप ऑफ PQ डिवाइड बाय 1 प्लस PR स्लोप ऑफ PR स्लोप ऑफ PQ। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखें इन दोनों में कॉमन लेटर कौन है, Q और Q, तो यहाँ से आपको एंगल मिलेगा टेंजेंट ऑफ Q। और ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो पहले लिखेंगे, और ग्रेटर है ये, इसको आप पहले लिख दें। तो स्लोप ऑफ PQ माइनस स्लोप ऑफ QR, तो 1 प्लस स्लोप ऑफ PQ प्लस मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ QR, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ QR, ये लिख दिया। अब रह गया लास्ट वाला, ठीक है। अब लास्ट एंगल आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से, टेंजेंट R मुझे फाइंड करना है, देखिएगा कैसे। अब टेंजेंट R के लिए एक तो आपको इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके हाईलाइट करना है, और दूसरा ये इन दोनों को यूज़ करना है, ये। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है ये आप पहले डिसाइड करें, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, PR ग्रेटर है। कौन ग्रेटर है? PR। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ PR माइनस स्लोप ऑफ QR डिवाइड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ PR स्लोप ऑफ QR। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा के हमने करना है। क्या आप पहले उन स्लोप्स को लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद पहले दोनों में जो कॉमन होगा वो एंगल मिल जाएगा, फिर दूसरे दोनों में कॉमन जो लेटर होगा वो एंगल मिल जाएगा, फिर थर्ड और लास्ट वाले में जो कॉमन होगा वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम अगले पेज पे लिखते हैं और वहाँ पे इसको
स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा जो एंगल है वो एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला मेथड कि अगर आपको एक ट्राइंगल में 3 एंगल में से 2 एंगल का पता हो तो आप 180 के इक्वल रख के भी इसको कर सकते हैं। तो अगले पेज पे लेके चलता हूँ, वहाँ हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख लिया तरतीब से, जो भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ताकि अगर मैं साथ साथ लिखूँ तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि सारी स्लोप्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। इसकी वैल्यू 2 है, फिर 0 है और इसकी -2 है। तो सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू, इस तरह से हमने लिख लिया। तो पहले वाली स्लोप थी PR, फिर PQ और फिर QR। और ये भी आपको समझा दिया कि अगर आपने एंगल P फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करना है। इन दोनों पे पहले लगेगा फॉर्मूला। तो ये आप देख सकते हैं, इधर भी P है, यहाँ पे भी P है, तो इन दोनों में जो P है वो कॉमन है। तो इससे हमें पता चलेगा कि एंगल P फाइंड करेंगे। और पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है M2 - M1, कि इन दोनों में से M2 कौन है, M1 कौन है। तो जिस तरह यहाँ पे सीक्वेंस आ रही है उसी तरह ही, मतलब यहाँ पे पहले ये आ रहा है तो आप उसी को पहले रखेंगे, यहाँ पे बाद में ये आ रहा है तो उसी को बाद में रखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्ली। वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट P फाइंड करना है तो m ऑफ PQ, PQ की वैल्यू कितनी है 2, फिर ये माइनस का साइन, PQ की वैल्यू कितनी है, सॉरी मैंने यहाँ पे PQ बोल दिया, स्लोप ऑफ PR, तो स्लोप ऑफ PR कितनी है 2, फिर माइनस, और PQ की स्लोप कितनी है 0, डिवाइड बाय 1 प्लस, इसका आंसर कितना है स्लोप ऑफ PR का 2 और मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये आपके पास आ गया 2 - 0, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, तो आंसर आ गया आपके पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेंजेंट ऑफ P जो है वो 2 के इक्वल आ गया, लेकिन हमें तो P चाहिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2, यानी ये टेन इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो P इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2, तो इसका आंसर आएगा 63.43। तो ये एक इंटीरियर एंगल आ गया, एंगल P, ये ठीक है। अब दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी दूसरे एंगल के लिए हम क्या करेंगे पहले मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ, इधर लिख के चले बताता हूँ कि हमने सबसे पहले लिखी थी PR, फिर स्लोप लिखी थी PQ और लास्ट पे लिखी थी QR। अब देखें कि पहली स्लोप जो एंगल P फाइंड करना था वो इन दोनों से फाइंड कर लिया। अब एंगल Q फाइंड करना है, तो अब देखें इन दोनों में इस फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला भी कैसे लगेगा, ये आप पहले स्लोप लिखोगे बाद में, और आप देखें इन दोनों में जो लेटर कॉमन है वो Q है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल Q फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब आप वो नेगेटिव वाली चीज़ से बचने के लिए कि आपका एंगल नेगेटिव ना आए, तो वो कैसे आएगा, जो सीक्वेंस आपको बताई जा रही है उसी तरह से आप इसको माइंड में रखेंगे, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर टेन ऑफ Q इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे, PQ की स्लोप कितनी है 0, माइनस QR वाली स्लोप कितनी है -2, ठीक है। उसके बाद जी नीचे वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस PQ की स्लोप कितनी है अगेन 0, और QR की स्लोप कितनी है -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 + 2 डिवाइड बाय 1 - 0, तो अगेन आंसर आ गया 2 डिवाइड बाय 1। तो टेन ऑफ Q इज इक्वल टू 2, और Q जो है एंगल Q वो इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2। अब टेंजेंट इनवर्स 2 जो है वो कितना आंसर आपको देगा, टेंजेंट इनवर्स 2 का सेम वही आंसर आएगा जो भी हमने फाइंड किया था 63.43। ठीक है, ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब तीसरा एंगल, एक तो आसान मेथड है, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपने इसी फॉर्मूले से फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ, आपको जो भी समझ आएगा आप उससे कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड एक ये है कि जी आप सबसे पहले लिखें वी नाउ दैट कि एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल R ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री है, तो इसका आंसर है 63.43, और प्लस Q का भी आंसर है 63.43, और R जो है वो एंगल फाइंड करना इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R को इधर रहने दें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 63.43 माइनस 63.43 डिग्री। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.14 कुछ आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल R। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगता है ना लास्ट वाले एंगल के लिए, आप इस मेथड से फाइंड कर लें, लेकिन अगर आपने इस मेथड से नहीं फाइंड करना, प्रॉपर फाइंड करना है, तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस मेथड को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, इस मेथड को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। मैं इस मेथड से भी आपको ये करके दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी हर तरह की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इसके लिए ये देखें, अब दोबारा से इस चीज़ पे आ जाएं। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों पे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कैसे किया। पहले इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया और इसको पहले रखा, फिर इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया और इस टर्म को पहले लिखा। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है एंगल R के लिए, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब मसला ये है कि दोनों में से किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे। तो हम किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। इन दोनों में से
हम लिखेंगे पहले इसको, ठीक है, यानी पहले ऐसे फॉर्मूला लगाया, फिर ऐसे फॉर्मूला लगाया, अब इससे इसकी तरफ फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखें ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। चलें जी, अब जैसा कि मैंने फॉर्मूला में लिखा भी है, ये देखिए क्यू आर को पहले लिखा है और पी आर को बाद में। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू आर का आंसर कितना है जी -2, फिर ये दरमियान वाला माइनस, और पी आर का आंसर कितना है 2, और 1 प्लस क्यू आर का आंसर कितना है -2 मल्टीप्लाई पी आर का आंसर कितना है 2। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 1 -4। तो टेंजेंट ऑफ आर इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस से कट गया, 4 डिवाइड बाय 3। तो आर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाय 3। तो आर जो एंगल है वो भी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 53.14। तो आप देख सकते हैं दोनों से जो आंसर है वो आपका सेम है। तो अब यहाँ पे हो सकता है एक चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एंड पे यहाँ पे मैंने जो आंसर है ना वो इस तरह से नहीं लिखे, मेजरमेंट ऑफ एंगल और एंगल का साइन नहीं लिखा। तो आप देखिए P इसके इक्वल है तो वो एंगल को ही शो करे, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 तो कंप्लीट सॉल्व कर लिया हमने जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को भी लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पे वेन डायग्राम बनानी है नहीं बनानी है, जस्ट एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। द यू ए सी एंड बी, ये 4 सेट गिवन है, एक डायग्राम भी गिवन है। द वेन डायग्राम शोज यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए बी एंड सेट सी। फाइंड द एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट्स फाइंड करने ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट्स गिवन है ए बी सी डी पार्ट्स में, यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। सेट्स का तो उसने बोला ही नहीं कि आप सेट्स को यूज़ करें, ये कह रहे हैं कि वेन डायग्राम को यूज़ करें। ये सेट्स बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, ये सेट्स दिए नहीं होने चाहिए थे यहाँ पे, यानी सेट्स अगर ना भी गिवन होते, सिर्फ डायग्राम गिवन होती, आप इसकी हेल्प से भी आंसर फाइंड कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम मैंने जितने पार्ट्स हैं ना हर एक के लिए अलग अलग बना ली, आपने ऐसे नहीं करना, आपने अलग अलग नहीं बनानी, मैंने इंडिविजुअली हर एक इस वजह से बनाई ताकि मैं आपको उसका प्रॉपर्ली अच्छे से आंसर एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, तो इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब होता है कि आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में हो, ए में ना हो। तो अब ए देखें, ए को मैंने किस कलर के सर्कल से किस कलर से सर्कल किया हुआ है, तो वो है ब्लू कलर का, ठीक है। अब इसको मैंने येलो भी कर दिया, तो इसको आपने छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 3 5 7 आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आप लिख देंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा 1। इसको इनको आप छोड़ दें, 1 को भी, 3 को भी, 5 को भी और 11 को भी, तो बाकी जो रिमेनिंग आंसर होगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अब उसमें क्या क्या आपके पास आंसर आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 9, साथ साथ मैं टिक भी करता जाता हूँ, आपने यहाँ से देखते भी जाना है। 7, उसके बाद ये 9 7 9, उसके बाद 13 17 17 के बाद 17 के बाद आता है 15 भी आएगा, चलिए आगे पीछे लिख लेते हैं, 19 15। मतलब वो एलिमेंट हैं जो कि आपको लिखने हैं, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस सर्कल को छोड़ के, यानी उस ए को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो आपने ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। तो ये आपका ए पार्ट का ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट पे, तो इसको देखिए कैसे करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं u माइनस बी के साथ, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो u में तो हों बी में नहीं हो। तो यहाँ पे भी देखिए आपने बी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है एक ग्रीन कलर के सर्कल से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको नहीं आपने लिखना, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आएगा, एक तो आ जाएगा ये 1 3 5, तो इसको लिखते हैं 1 3 5। उसके बाद आ जाएगा 9 तो नहीं आएगा खैर, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद 13 7 13, फिर 15 और 19। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वेन डायग्राम को ही यूज़ करके आपने अपना आंसर लिखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। 1 3 आप वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखें अगर आप सेट से फाइंड करें कि यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो,
तो आप यहाँ से 9 को भी निकाल दें, 11 को भी निकाल दें, 17 को भी, तो क्या आंसर बचेगा 1357। तो हमने भी यहाँ पे लिखा 1357, 13, 15, 19 हमने भी लिखा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम से करें तो वो जल्दी हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाए आप सी कॉम्प्लीमेंट में। तो सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस सी के, यानी यू के वो एलिमेंट लिखें जो सी में नहीं है। तो अब सी को यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक पर्पल कलर के सर्कल से, ये ठीक है। अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप निकाल दें, 11 को भी निकाल दें, 15 को, 17 और 15, इन तीनों के अलावा जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे इसका आंसर होंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा, सबसे पहले आएगा 135, 135 ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 7 भी आएगा, 7 भी लिख दिया। फिर ये 9 भी आएगा, 9 के बाद आएगा 13, और 13 के बाद आ जाएगा आपके पास 19। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, यानी सी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने लिख दिए। उसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 13 एंड 19। तो ये स्टूडेंट पहला जो पार्ट है ना वो सॉल्व कर लिया आपने। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले पेज पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट हमारे पास बी एंड सी पार्ट है। तो बी पार्ट को देखिएगा ज़रा किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। बी पार्ट में देखिए आपको कह रहे हैं जी बी यूनियन सी फाइंड करें। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, यूनियन की डेफिनेशन ये होता है जब भी दो सेट्स में आप दो सेट्स का यूनियन कर रहे होते हैं तो आपने उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करना। अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में ये है कि मैंने बी को भी पूरा शेड करना है। अगर मैं आपको शेड करके दिखाऊं, अगर यहाँ पे शेड हो जाए तो बी को भी पूरा शेड करना है, ठीक है। ये बी पूरा शेड हो गया और सी को भी पूरा शेड करना है, यानी बी और सी के अंदर जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। शेड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बस मैं आंसर शो करवाना चाह रहा हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर चला गया, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि ये रिमूव हो जाए, ठीक है। बाकी ये बस आपको समझाने के लिए मैंने शेड किया, सही है। अब देखें बी और यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप लिख दें। तो उसमें एक आ रहा है 9, फिर आ रहा है 11, फिर 17 और फिर 15। तो ये चार एलिमेंट है जो कि बी यूनियन सी में आपके पास आ रहे हैं, इनको आप लिख दें, ठीक है। शेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने बस आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक पार्ट के लिए अलग अलग डायग्राम बना के बताइए। अब देखें जी नेक्स्ट इसी पेज पे ये वाला बी पार्ट में एक और पार्ट है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में तो हों लेकिन बी यूनियन सी में ना हो, यानी यू में हो बी यूनियन सी में ना हो। अभी अभी हमने आंसर फाइंड किया बी यूनियन सी का ये। तो इन एलिमेंट्स को आप क्रॉस कर दें, इन एलिमेंट्स को क्या कर दें, क्रॉस कर दें। इसके अलावा इस डायग्राम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आंसर होंगे। अब क्रॉस जिनको करना है वो हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें इन चारों को क्रॉस करना है, यही हमने ऊपर लिखे हैं। तो बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका आंसर होगा जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ, एक 1, फिर 3, फिर 5, 1, 3, 5, फिर 7, 7 के बाद आता है 13 और 19। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेकिन वो वेन डायग्राम को देख के जो स्टूडेंट है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर सी पे, जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी पिछले पेज पे फाइंड कर चुके हैं, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने जो प्रीवियस पेज पे फाइंड किया था वो पहले मैं इधर लिख के देता हूँ। वो हमने फाइंड किया था 7, 9, 13, यानी कि अगर मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि आप एक ही एलिमेंट को छोड़ दें, यानी इन चारों एलिमेंट को छोड़ दें, बाकी लिख दें। तो वो आएगा 7, 9, 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 एंड 19, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी में नहीं हो, ये वाले 9, 17, 11 इनको छोड़ के बाकी हमने लिखे थे। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आता था 1, 3, 5, 7, 13, 15 एंड 19। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का प्रीवियस आंसर लिखा था, ठीक है। अब आप देखें इन तीनों को स्किप करना था, इसके अलावा सारे लिखने थे। तो 1, 3, 5, 7, 13, 19, 15, तो ये सारे आगे। अब इन दोनों का ना इंटरसेक्शन लिखना है, यानी कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। क्या इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन देखें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 15 भी कॉमन है और 19 भी कॉमन है। तो इस तरह से ऊपर से इसका आंसर देखना था, देखना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने यहाँ से सेट से ही लिख लिया। तो इसमें आ गया 7, 13 और 15 एंड 19। तो ये सी पार्ट भी हो गया। अगले पेज पे चलते हैं, अभी एक डी पार्ट भी है। तो ये स्टूडेंट डी पार्ट आ गया। एक मिनट, ये डायग्राम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको डिलीट करते हैं।
अच्छा जी, डी पार्ट अब कैसे करना है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं आपके पास। एक है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए को देखिए हमने बनाया हुआ है ये ब्लू वाले सर्कल से, ठीक है, बी को बनाया हुआ है ग्रीन वाले सर्कल से। अब आप देख लें कि इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये वाला, ये। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है। तो इसको आप लिख दें, ठीक है, इसी को यहाँ पे लिख दें कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ और सिर्फ 11 आ गया। अब आपको आंसर लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप कर देंगे यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें ऐसे एलिमेंट लिखें जो यू में है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो अभी ऊपर हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 11 है। तो 11 को यहाँ से छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो आप लिखेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। उसमें क्या क्या आएगा, पहले 135 आएगा, 135, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 9 से पहले बल्कि 7 आएगा, 7 लिखते हैं, 7 के बाद फिर 9 आएगा, 9 के बाद फिर 13 आएगा, 9 तो लिखा ही नहीं, 9 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद ये 17 आएगा और 17 के बाद 19। यानी कि आपने इस पार्ट को जो कि ए और बी का कॉमन, इसको छोड़ के बाकी सारा आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके और पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का जो और वाला पार्ट है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किन टॉपिक किन एक्सरसाइज से रेलिवेंट है ये क्वेश्चन। अ रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन बोलते हैं हम 8 साइडेड शेप को, 8 साइडेड पॉलीगोन को। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल साइड्स हैं इसको। और रेगुलर हम उसको बोलते हैं जिसमें तमाम साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होते हैं। मतलब रेगुलर पॉलीगोन कह ले एक ऐसी पॉलीगोन जिसमें तमाम साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। पॉलीगोन यानी क्लोज शेप। ये देखिए 20, यहाँ पे भी 20 20 20 20, इधर भी 20 20 और इधर भी 20। हर साइड की जो लेंथ सेम है और एंगल भी आप उसमें कहेंगे कि वो इक्वल होंगे। यानी रेगुलर पॉलीगोन एक ऐसी शेप होती है जिसमें तमाम साइड की लेंथ और तमाम एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको रेगुलर शेप के बारे में पता चल गया होगा कि रेगुलर शेप कैसी होती है। अब आगे देखें, टाइल है, ये एक टाइल है, ठीक है, जो फर्श पे हम लगाते हैं। ABCDEF यूज इन टाइलिंग ऑफ फ्लोर, यानी एक फ्लोर है, फर्श है, उस पर टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। तो ये 8 साइडेड शेप की एक टाइल है जो कि आप उस फर्श में लगा रहे हैं विद साइड लेंथ ऑफ ईच 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुका। सबसे पहला पार्ट क्या है, द एंगल्स AIB एंड एंगल AIJ। हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल्स AIB एंड AIJ। तो स्टूडेंट AIB वाला जो एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। अब आप देखें तो यहाँ पे ये AIB क्या है, AIB ये एक है सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल AIB। इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। कितना टोटल एंगल है, 360 डिग्री। अब इसके अलावा स्टूडेंट आपको एक और बात पता होनी चाहिए, रेगुलर जो ऑक्टागोन होती है उसमें जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही ट्राइंगल बनती है। जैसे देखिए एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, एक मैं ज़रा और आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये एक और बन गई ट्राइंगल, ये पहली थी, ये होगी दूसरी। इसी तरह यहाँ पे ये 3 होगी, इसी तरह यहाँ पे ये 4 होगी, इसी तरह ये 5 होगी, ये 6 होगी, 7 होगी और ये 8 होगी। तो 8 ट्राइंगल्स इसमें बनती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो 360 हमें एंगल पता है इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 पे डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, हमें एक ट्राइंगल का एंगल मिल जाएगा, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। जो एक ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल होगा वही सारी ट्राइंगल का सेंट्रल एंगल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, इस तरह से सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख दें कि एंगल AIB विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये पहले पार्ट का जो आंसर है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसी में एक और चीज़ है, आपको ये बोला जा रहा है कि एंगल AIJ भी फाइंड करें, यानी ये वाला एंगल फाइंड करें, ये वाला, ठीक है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब आप अगर गौर से देखें तो ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है जिसका नाम है IJ, ये है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कैसे पता चला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसे पता चला, एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है 10 और 10 की लेंथ में, यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाइसेक्टर क्यों है, क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट जो साइड है उसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर रहा है। हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो आपके पास है IJ,
ठीक है। आई जे वाली जो लेंथ है, आई जे वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ठीक है। एंड और ए और आई जे इज अ एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है, इज ए एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है ए बी पे, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ए आई जे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो पहले वाला एंगल आपको पता है जो कि ए आई बी है, तो आप उस एंगल को लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए आई बी, तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाला एंगल था 45 डिग्री, उसको जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 22.5। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया 22.5, ये पूरा कितना था 45, तो इसको 2 पे डिवाइड किया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट है कि लेंथ फाइंड करनी है ए आई की एंड आई जे की। जी नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, तो हमें इस सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है इस ए आई की, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इस ट्राइंगल को हम अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे ये मैंने अलग से ट्राइंगल बना ली ताकि समझने में आसानी हो जाए हमें, ठीक है। अब नाम भी लिख लेते हैं इनके, यहाँ पे आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा जे और यहाँ आ जाएगा आई। और ये वाला एंगल अभी हम फाइंड करके आए हैं, ये वाला एंगल, तो ये एंगल था 22.5, थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ 22.5 डिग्री, और ये वाली लेंथ कितनी है 10, ठीक है। अब एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है उसको आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के सामने जो लेंथ होती है उसको हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, तो हमने ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और हाइपोटेनियस भी आ रहा हो। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है साइन ऑफ थीटा की, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल कितना 22.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए से लेके जे तक, डिवाइड बाय लेंथ फाइंड करनी है ए से लेके आई तक। लेंथ कौन सी फाइंड करनी, ए आई। अब ए आई को आप ले आए इधर और डिवाइड बाय इस ए जे की लिख दें जगह 10 लिख दें आप, क्योंकि इसकी लेंथ 10 है, और डिवाइड बाय साइन ऑफ 22.5 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए आई की जो लेंथ है वो स्टूडेंट आपके पास आएगी 26.13 सेंटीमीटर। तो ये ए आई की लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हमें फाइंड करनी है लेंथ इसकी लेंथ आई जे की, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें स्टूडेंट, इसकी लेंथ अभी फाइंड की 26.13, और इसकी लेंथ हमें ऑलरेडी पता है। तो ये आप कह लो कि ये नीचे वाली जो लेंथ है ये बेस कह लें, ये हाइपोटेनियस कह लें, तो परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसको करते हैं हम फाइंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 3 में से 2 साइड की जो लेंथ है उनके बारे में पता हो। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन है, हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस है ये वाली लेंथ ए आई, तो ए आई का आप यहाँ पे नाम लिख दें, और परपेंडिकुलर कौन है आई जे, इसका नाम लिख दें, और बेस जो है ये कौन है ए जे, इसका नाम लिख दें, और इसका स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ए आई की वैल्यू अभी निकाली थी 26.13 स्क्वायर, और आई जे कितना है, आई जे हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको आई जे का स्क्वायर ही लिखते हैं। और ए जे अभी आपको गिवन था यहाँ पे, ये देखें 10, तो इसको इधर लेके आए, इसका स्क्वायर ओपन करें तो 682.77, और उसके बाद आएगा 69, और 10 जो है उसका स्क्वायर इधर आके एक तो उधर ले आए और उसका स्क्वायर भी ओपन कर लें तो 100 होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई जे और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जब आपस में माइनस किया तो ये आंसर आता है 582.7769। तो ये आंसर स्टूडेंट आपके पास आ गया आई जे का स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हम आई जे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसकी सिंपल वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर में तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 24.1 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 24.1 सेंटीमीटर, 24.1 सेंटीमीटर ये आई जे की लेंथ आ गई। तो इस तरह हमने दूसरी लेंथ भी सॉल्व कर ली। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, एक मिनट, ये अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है जी, एरिया फाइंड करें। किसका एरिया फाइंड करें, ट्राइंगल ए आई बी का, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे इसको
सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं जी, एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी। यानी ये जो आपको यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाली जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना। दोबारा से हाईलाइट करता हूँ ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए इसका। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ आ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड बाई 2, बेस यहाँ पे है, अगर आप गौर से देखें तो बेस यहाँ पे ये वाली लेंथ है ए से लेके बी तक, तो हम बेस की जगह क्या लिख देंगे, ए बी मल्टीप्लाई, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, आई से लेके जे तक। तो हम यहाँ पे इनको लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए बी की जगह आ जाएगा 20, टोटल लेंथ ये 20 बनती है, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ बनती है, 20। और आई जे का भी थोड़ी देर पहले हमने आंसर निकाला था जो कि 24.14 है। इसको आप इसके साथ सॉल्व करें तो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई 24.14। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, तो वो किसके इक्वल होगा, 241.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसका सी वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है, एरिया ऑफ एक मिनट देख लें, ये है एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल टाइल, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल टाइल, इस ऑक्टागोनल टाइल का एरिया फाइंड करना। अब ये देखें, इस टाइल के अंदर आगे आपको बना के दिया था 8 ट्राइंगल्स बनती हैं, ये एक बनी हुई है, ये सेकंड, ये थर्ड के बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्राइंगल बनती हैं और हर एक ट्राइंगल जो है उसका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 8 ट्राइंगल्स इन अ रेगुलर octagon, and all are equal in area, और उन सब का जो एरिया है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल टाइल। तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, एक ट्राइंगल का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8 के साथ, तो वो आपके पास इस डायग्राम का टोटल एरिया आ जाएगा 1931.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल टाइल। तो ये स्टूडेंट ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ऑफ साइड्स मेजर्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी और ऑल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं हम इन्हें राइट बाइसेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं हम इन्हें राइट बाइसेक्टर्स भी बोलते हैं। अच्छा आगे देखें, ऑफ द ट्राइंगल, फिर बी पार्ट है, राइट डाउन दी कंस्ट्रक्शन स्टेप, यानी जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे इस डायग्राम को बनाएंगे आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप किसको कहते हैं। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पे बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि आप हाफ कर रहे हैं। हाफ करने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ लाइन एल, ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या फिर राइट बाइसेक्टर है वो एक लाइन होती है। अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर किसका होगा, किसी लाइन सेगमेंट का होगा, ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। जैसे कि देखें डायग्राम में यहाँ पे ये जो लाइन एल है, ये वाली लाइन एल, अगर हम इसको कहें लाइन एल, ये परपेंडिकुलर है इस पे, परपेंडिकुलर का मतलब इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और ये देखें इसके मिड पॉइंट में से भी पास करिए। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो ऐसी लाइन
मैं यहाँ पे ज़रा दोबारा भी आपको बना देता हूँ। ये देखिए, सपोज करें ये एक लाइन है, तो ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट्स में से भी पास करे और साथ ही साथ इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, हम उसको बोलेंगे राइट बाइसेक्टर। तो ये राइट बाइसेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। अब अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए बी सी एंड ए सी तीनों की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। तो स्केल को आपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है, स्केल आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्केल रख के यहाँ पे 0 से आपने स्टार्ट करना है और ये 6 सेंटीमीटर की हमने बना ली लाइन। अब स्केल को कर देते हैं साइड पे और इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये हमने कितनी लेंथ लगाई है, ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, हम कंपास को यहाँ पे लेके आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये करते हैं कि पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, फिर 6 सेंटीमीटर की और इधर भी 6 सेंटीमीटर की, तो इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे, जो कि गलत है। तो आपने ऐसे नहीं करना। हम इसको किस तरह से करेंगे, हमने कंपास को यहाँ पे रखना है और 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। जैसा कि आपको पता है कि ये ऑलरेडी हमने लाइन भी 6 सेंटीमीटर लगाई है, तो ये देखिए एक एंड पे रख के और दूसरे एंड तक आपने इसको लेके जाना है। अब आप इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक आर्क लगाते हैं, ये हमने लगा दी। अब इसी कंपास को यहाँ पे ले आएंगे बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे रख के भी हमने एक आर्क लगानी है, तो वो देखिएगा किस तरह से लगाते हैं। ये बी पे हमने रख लिया और इसी को अब यहाँ पे लेके आएंगे कि ये इसको इस तरह से कट करे। तो अब कंपास को करते हैं साइड पे, कंपास को साइड पे करके अब ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से हमने ज्वाइन कर देना इस ए को, ठीक है। उसी तरह इस कॉमन पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना है बी को, ठीक है। आपने ये लाइन जो है वो स्केल से लगानी है। तो ये आपकी बन गई ट्रायंगल, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, ट्रायंगल आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं आप सी, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई। अब हमने बनाने हैं राइट बाइसेक्टर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया। वापस अब कंपास को आप यहाँ पे लेके आए, तो किसी एक साइड का आप पहले राइट बाइसेक्टर बना लें। तो हम पहले फाइंड करते हैं। अब इसके लिए राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, हम रेड या कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, चलो ब्लू यूज़ करते हैं। अब राइट बाइसेक्टर के लिए देखिए, बिल्कुल आपने कंपास अपनी ए पे रखनी है और इस कंपास को ये देखें, ये आपके पास है फुल लेंथ जो कि 6 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि हाफ होता है। आपने हाफ से ज़्यादा और फुल से कम, ये देखें मैंने यहाँ तक ओपन कर ली, ये कितनी नज़र आ रही है आपको, हाफ से ज़्यादा और फुल से कम। अब आपने यहाँ पे रख के इसी के मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपकी लाइन है, तो इस लाइन से आपने यहाँ पे भी एक आर्क लगानी है और इधर भी लगानी है। यानी अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसके ऊपर भी और नीचे भी आपने आर्क लगा देनी है। तब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं और एक आर्क हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 आर्क हमने लगा दी, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा कर लेते हैं ये, ताकि बाद में दोबारा नहीं लगानी पड़े। अब आप यहाँ पे लें, ठीक है, अब यहाँ पे ले आए, तो अब इस आर्क को आपने करना है कट, ठीक है। बिल्कुल बी पे आपकी कंपास होनी चाहिए। ये देखें, ये इस आर्क को कट कर दिया। अब यहाँ पे लेके जाते हैं और इस आर्क को भी कट करते हैं। कंपास को अगेन साइड पे करते हैं और यहाँ पे हमने लगानी है एक लाइन। तो वो देखिएगा किस तरह से लगाएंगे हम। अब एक लाइन की मदद से ना, अब यहाँ पे मैं डिफरेंट लाइन यूज़ करूँगा डिफरेंट कलर की, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से करना है। तो आपने एक लाइन जो है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर देनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन गया जो पहला राइट बाइसेक्टर है, और वो किस साइड का, ए बी साइड का। इसको इस तरह से आप बना दें, ठीक है। इस लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया ये, ठीक है। अब हम दूसरी कोई और साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगेन कंपास को यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये भी कितनी लेंथ थी, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए भी उतनी ही कंपास ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वो भी आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ए है, ये देखें, हम इससे थोड़ा सा यहाँ तक फुल लेंथ बनती है। अगर आप देखें यहाँ तक, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे ले आए यहाँ तक। अब हम कंपास को यहाँ रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं लगानी। अब मेरे पास यहाँ पे रेजर का ऑप्शन नहीं है इनको रिमूव करने का, इस वजह से मैं रिमूव नहीं कर रहा। तो एक आर्क आपने यहाँ पे लगा देनी है, एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है आपने, ठीक है, ये लग गई। अब आप कंपास को ले आए सी पे, बिल्कुल यहाँ पे ये जो इनका कॉमन पॉइंट है। अब इन दोनों आर्क को आपने कट करना है। तो ये देखें, ये एक कट होगी और अब इधर ले आए, अब इसको भी आप कट कर दें इस तरह से। अब कंपास को करते हैं साइड पे, इन दोनों को भी हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट आपके पास बन गया दूसरा जो राइट बाइसेक्टर है, दूसरे एक और साइड का राइट बाइसेक्टर बन गया, ठीक है।
अब एक साइड रहेगी और वो कौन सी साइड रहेगी, ये वाली साइड BC। अब इसका राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। जी स्टूडेंट, अब थर्ड साइड की बारी है। तो थर्ड साइड के लिए देखें, जैसे कि मैंने कंपास रखी है पॉइंट B पे, इसको आप एडजस्ट कर ले, कितनी भी ओपन कर सकते हैं, हाफ से ज़्यादा और फुल से कम। तो सपोज करें मैंने इतनी ओपन कर ली। अब लेंथ बनी हुई है कुछ इस तरह से, तो एक आर्क आपने इसके इस साइड पे लगानी है और एक इस साइड पे। तो हम लगाते हैं यहाँ पे आर्क, पहले इस तरह इसको इधर ले आए तो यहाँ पे एक आर्क लगाई, और फिर इसको उस साइड पे ले गए तो यहाँ पे एक आर्क लगाई। अब इसी कंपास को उठा के हम लेके आते हैं पॉइंट C पे, ये हम ले आए पॉइंट C पे। अब पॉइंट C पे रख के ये जो पहले आपने आर्क लगाई हैं दोनों, इनको कट करना है। तो इसको लेके आएंगे नीचे कंपास को, और इस आर्क को कट करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसको कट करिए, और फिर इसी को आगे ले जाएंगे, यहाँ पे इस आर्क को कट करिए, कंपास को साइड पे कर देंगे, और इसको हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन की हेल्प से अगेन। ठीक है, अब एक लाइन से इसको करते हैं ज्वाइन। तो आप देखें कि ये लाइन कुछ इस तरह से ये, ठीक है। तो अब आप देखें फाइनली ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे तीनों राइट बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने तीनों साइड के राइट बाइसेक्टर बना लिए। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि ये सारी जो वर्किंग है किस तरह से हमने की है। इनका नाम भी रख लेते हैं। सपोज करें कि पहले वाला जो बाइसेक्टर है इसका नाम हम रखते हैं LM, ठीक है। दूसरा जो राइट बाइसेक्टर है उसका नाम रखते हैं PQ, इधर इस तरह इसके ऊपर एरोज बना लेते हैं जितना मर्जी, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं RS। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि सारी ये जो वर्किंग है किस तरह से हमने की। जी स्टूडेंट, तो ये कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं ये हम डिस्कस करते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले है जी ड्रा अ ट्राइंगल ABC। तो आपको पता है सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रा की। यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे ट्राइंगल ड्रा की, कि ये हमने एक लाइन लगाई थी, आपको याद होगा 6 सेंटीमीटर की AB। फिर हमने क्या किया, यहाँ रख के एक ऐसे आर्क लगाई, फिर B पॉइंट पर रख के हमने ऐसे एक आर्क लगाई, फिर इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना ली थी। तो वो सारा कुछ ट्राइंगल बनाने के जो सारा वर्किंग है, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी एक्सप्लेन करें तो काफ़ी है। अच्छा, आगे देखें स्टेप नंबर 2 में, ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो AB विद रेडियस मोर देन हाफ विद सेंटर A एंड B। अब इसका क्या मीनिंग है ये भी आप ज़रा समझ लें। देखें हमारे पास थी सबसे पहले लेंथ AB, तो हमने क्या किया था उस AB लेंथ पे रख के, एक मिनट ज़रा मैं पेन चेंज कर लूँ। AB पे रख के हमने, ये आपका A पॉइंट था और ये वाला B पॉइंट था, तो हमने A पे रख के इस A वाली साइड से एक ऊपर और एक नीचे एक आर्क लगाई थी, फिर B पे रख के इस आर्क को कट किया था, फिर हमने इनको इस तरह एक लाइन से ज्वाइन किया था। तो वो सारी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको दोबारा जो है मैं पढ़ देता हूँ। ये दोनों पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए ना चीज़ें, उसी से रेलिवेंट है। इसको बना रहने देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। ये देखें यहाँ पे लिखा है ड्रा 2 आर्क्स, ये वाली आर्क है कि हमने आर्क ड्रा की, ये अबव एंड बिलो AB विद रेडियस मोर देन हाफ। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि कंपास हमने ओपन करनी है हाफ से ज़्यादा और फुल से कम। तो इतनी कंपास ओपन करके A पे रख के पहले ये दोनों आर्क लगाई, फिर B पे रख के ये दोनों आर्क्स लगाई। फिर आगे देखें, ड्रा अ लाइन, फिर एक लाइन ड्रा करेंगे थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा की, ऑफ आर्क टू गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM टू AB। तो इसका नाम भी हमने रखा हुआ था। फिर उसके बाद जिस तरह हमने ये एक्सप्लेन किया, इसी तरह ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि PQ एंड RS क्या है। यहाँ पे देख लें, ये PQ है, ये दूसरी साइड का बाइसेक्टर है, और ये तीसरी साइड का बाइसेक्टर है। यहाँ पे एक चीज़ जो ऐड करनी है जो कि रह गई थी हमने नहीं लिखी, वो स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो नहीं लिखी। इसी तरह ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी एक एडिशन कर लेनी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS ऑफ साइड BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट पॉइंट O। अब ये क्या है ये भी आप देख लें। कंकरेंट का मतलब ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, यानी ये सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो स्टूडेंट ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होगी। अगर आप इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसका और वाला जो पार्ट है उस पर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का जो और वाला पार्ट है वो, और इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज से रेलिवेंट है। द डेली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ऑफ 35 फैक्ट्री मशीन्स इज रिकॉर्डेड एज दी गिवन बिलो।
तो यहाँ पे ना आपको एक डाटा दिया गया है, उस डाटा में आपको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। अब कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसमें इस तरह से क्लासेस बनी होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आगे पढ़ते हैं इसको। इसमें कह रहे हैं जी आप क्या फाइंड करके दें, कैलकुलेट, हाँ बल्कि इसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी, कैलकुलेट मोड ऑफ द डाटा। हमने क्या करना है, मोड फाइंड करना है। अब मोड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए मोड क्या होता है। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ये फॉर्मूला है। अब नंबर 1 आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नंबर 2 इस फॉर्मूले में मौजूद हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो टर्म्स हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या क्या टर्म्स और उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है L, इसको साइड पे मैंने लिखा हुआ है L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ मॉडल क्लास। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको ढूंढनी है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी, ठीक है। मॉडल क्लास हम किसको बोलेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली क्लास की 25 to 29। तो ये जो है आपकी मॉडल क्लास है। लेकिन यहाँ पे एक और भी वर्ड है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्लास बाउंड्रीज। तो हमें पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, कोई सी दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब या ये दोनों क्लासेस ले लें, या ये दोनों, या ये दोनों, या फिर ये दोनों, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली दोनों, ये दोनों, ठीक है। अब इस एक की आपने लोअर लिमिट सेलेक्ट कर लेनी और एक की अपर। अब ये लोअर और अपर का वर्ड जो मैंने बोला ये क्या है, लोअर का मतलब होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू और अपर का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी अपर सेलेक्ट कर ली और इसकी लोअर। तो हम इसको क्या करेंगे, 25 को 24 में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। यानी आप इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है 1, और सॉरी माइनस करें तो कितना आंसर आएगा 1, और डिवाइड बाय 2 तो 0.5। अच्छा कभी कभार आपको ना ऐसे क्वेश्चन भी गिवन हो गया, जैसे ये 20 से 24 है तो अगली क्लास 24 से ही शामिल होगी। सपोज करें यहाँ पे 29 है, फिर उससे अगली क्लास 29 से ही शो हो रही है, वैसे एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ पहली क्लास एंड हो रही है वहाँ से दूसरी स्टार्ट हो रही है, जहाँ दूसरी क्लास एंड हो रही है तीसरी क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इस केस में फिर जो क्लास इंटरवल होंगे वही क्लास बाउंड्रीज होंगी। मतलब अगर आप क्लास बाउंड्रीज बनाते भी हैं, यानी देखिए जैसे मैंने मेथड बताया कि 24 माइनस 24 करना है, एक ये और ये, इन दोनों को सेलेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो 0 का मतलब उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने उसको करना है। तो यहाँ पे पहले हमें एक और कॉलम बनाना होगा और वो कॉलम होगा क्लास बाउंड्रीज का, और वो कैसे फाइंड करनी है वो मैंने अभी आपको इनकम्प्लीट बताया, अब कम्प्लीटली बता देता हूँ। अब क्लास बाउंड्रीज हमने किस तरह से फाइंड करनी है दोबारा से सुन लें कि कोई सी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस लें। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये देखिए ये दोनों कंसेक्यूटिव क्लासेस। तो एक की आप अपर लिमिट सेलेक्ट कर लें, दूसरे की लोअर, और इन दोनों को करें सब्ट्रैक्ट तो आंसर आता है 1। फिर उस 1 को आप 2 पे करें डिवाइड तो आंसर आता है 0.5। तो इस तरह से फाइंड करनी। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे है 0.5। इस 0.5 को ये जो लोअर वाली लिमिट है इनमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है, और जो अपर वाली लिमिट है इनमें ऐड करते चले जाना है। तो देखिए 20 में अगर हम माइनस करते हैं 0.5 तो 19.5, 25 में करेंगे तो 24.5, 30 में करेंगे 30 में करेंगे तो 29.5, 35 में करेंगे तो 34.5, 40 में करेंगे तो 39.5, और इनमें ऐड करते चले जाना। इनमें ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 24.5, 29 में 0.5 ऐड किए तो 29.5, 34 में ऐड किया तो कितना आ जाएगा 34.5, 39 में ऐड किया तो कितना आ गया 39.5, और 44 में किया तो कितना आ गया 44.5। ये हमने क्यों फाइंड किए, ये इस वजह से फाइंड किए कि क्योंकि हमें L की वैल्यू चाहिए थी, और L क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब हम यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो L है वो यहाँ पे हो गया 24.5, और ये वाली जो क्लास है ये आपकी मॉडल क्लास है। कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये L की वैल्यू होगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं छोटा सा करके लिख भी देता हूँ, ये L की वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है जी FM, FM का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 12। उसके बाद आता है F1। अब यहाँ पे
F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाली, तो ये F1 होगा। और इसी तरह F2 का मतलब सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। तो F1 कितना हो गया 8, F2 कितना हो गया 2। दोबारा फिर रिपीट करूंगा इन वैल्यूज़ को। एक चीज़ यहाँ पर रहेगी H का मतलब है क्लास इंटरवल साइज़, ठीक है। साइज़ क्या होगा, तो साइज़ के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर ले, 29.5 और 24.5। 29.5 और 24.5 को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा H। अब मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। फॉर्मूला लिखने के बाद L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। FM क्या होगा, FM होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F1 क्या होगा, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होगा, उससे बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मॉड इज इक्वल टू L की जगह आ जाएगा 24.5 प्लस 24.5, FM की जगह आ जाएगा 12 माइनस F1 की जगह आ जाएगा 8, 2 इंटू 12 माइनस F1 की जगह अगेन 8 और F2 की जगह 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब इससे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 24.5 इसी तरह ही रहेगा, प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो 4 डिवाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से 24 और 24 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, या फिर जैसे भी लिखना होगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 24.5 प्लस 4 डिवाइड बाय 24 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे इन दोनों को, तो आप इनको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 24.5 प्लस 10 डिवाइड बाय 7, यानी ये 5 2 ज़ा 10 हो गया। जब आप इसको ओवरऑल सारा का सारा जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 25.9। तो ये मोड और इसको क्या बोलते हैं, मोड और मीडियन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपकी NBF की, ये मैं स्टार्ट पे बताना भूल गया, NBF की एक्सरसाइज है 11.2 और कैंटाब की जो एक्सरसाइज है वो है 12.2। उन्हीं दोनों एक्सरसाइज से ये रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स के कोर्स से रिलेटेड ट्यूशन पढ़ना चाहें ऑनलाइन तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लोकल एरिया का जो पेपर है उसका सोल्यूशन लेके हाजिर होंगे।